हाय फ्रेंड्स। अभी सेमेस्टर 4 जो 2022 और 26 वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं, अभी उनका एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोगों का एसी पेपर इंग्लिश और एसी पेपर हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है। अब बारी है सबके मेजर पेपर का एग्ज़ाम होने को। सेमेस्टर 4 में टोटल तीन मेजर्स हैं आप लोगों के, मेजर 6, मेजर 7 और मेजर 8। तो अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपका हिस्ट्री मेजर का, जिसमें अभी हम लोग मेजर 6 हिस्ट्री जो है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो मैं वीडियोस डालता हूं उसको लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड, एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होता है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ऐसा है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिए बट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, मुझे आपको लग रहा है कि मुझे और क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन का हेल्प ले सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दें। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और चेक भी करता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में मेरी तारीफ़ भी कर सकते हो कि हाँ सर, वीडियो अच्छी लगी आपकी, जो क्वेश्चंस हैं वो मैच किए हैं एग्ज़ामिनेशन में, वगैरह वगैरह। तो आइए, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मेजर 6 हिस्ट्री के लिए और क्या क्या हमें तैयार करने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वो है कि 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह कारण, स्वरूप, परिणाम एवं प्रभाव पर चर्चा करें। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है 1857 का रिवॉल्ट, जिसको हिंदी में 1857 का विद्रोह कहते हैं। जो 1857 का विद्रोह है इसको स्वतंत्रता के लिए पहला विद्रोह भी माना जाता है। तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा है कि इसका क्या क्या कारण थे, मतलब कि क्या क्या कारण थे। आप लोगों ने कारण में पढ़ा होगा कि इसके अलग अलग कारण के, सामाजिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था और इसका आर्थिक कारण क्या था, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो माना जाता है कि ऐसा क्या कारण था कि ये जो रिवॉल्ट हुआ वो तुरंत ही स्टार्ट हुआ। उसका एक कारण था, आप लोगों ने इनफील्ड राइफ़ल जो पढ़ा था उसमें था कि इनफील्ड राइफ़ल में जो कारतूस थे उसको नहीं बोला जाता था कि मुंह से खींचो, और उसमें ऐसा फैला गया था कि जो वो बना होता था कि इसका चर्बी से बना है, तो थोड़ा वो धार्मिक हो गया, मतलब कि धर्म से संबंधित हो जाता था। इस कारण से हुआ था। यहीं पर आप मंगल पांडे जी के बारे में भी पढ़ते हैं, वो क्या हुआ था और वैसे क्या सज़ा मिली, उन्होंने किसका मर्डर कर दिया, और ये जो हुआ था विद्रोह वो कहाँ तक फैली, कौन कौन से सेनानी थे जिन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। अलग अलग क्षेत्र से आप पढ़े हों कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थे। दिल्ली ये पहुंचा, दिल्ली से किसने इसका नेतृत्व किया, तो ये कारण आप पढ़ें। इसका स्वरूप हो गया, फिर इसका परिणाम कि इसका जो रिज़ल्ट हुआ वो क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने कैसे इस पर रिएक्ट किया, कौन से स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या क्या चीज़ें हुई, आप उन सब चीज़ों को इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए कि लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन की नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करें। मतलब कि जो लॉर्ड नीटन है उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, क्या क्या पॉलिसीज़ वो लोग लाए, वो लोगों ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। उसी तरह से लॉर्ड रिपन के बारे में भी आप पढ़े हैं कि उन्होंने क्या क्या सब पॉलिसीज़ लाए, क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। फिर है कि लॉर्ड कर्जन, यही हैं लॉर्ड कर्जन, आप पढ़े हैं कि यही बंगाल का जो विभाजन हुआ था इन्होंने ही करवाया था। तो इन सब की आपको जो नीतियां हैं उनको तुलना करते हुए इस आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो वो है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म सुधार, मतलब मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के उद्देश्य और प्रभाव पर प्रकाश डाले। जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म मतलब कि जो हुआ था, एक आया था प्रोविज़न, उसके तहत क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन सी नीतियाँ थी जिनको अपनाई गई, क्या क्या काम हुए, वो आपको इसको लिखना है। उसका जो ये जो सुधार हुआ, इसको जो लाने का मकसद था, उद्देश्य था,
कौन कौन से उद्देश्य थे वो लिखना है, और वो जो उद्देश्य थे क्या वो फुलफिल हुए, मतलब क्या वो कारीगर साबित हुए, उनके प्रभाव के बारे में इसमें आपको लिखना है। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 टोटल। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका चौथा नंबर क्वेश्चन वो बनता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 हुआ, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ 1919 में, और इसी में ये तय भी हुआ था कि इसके 10 साल के बाद साइमन कमीशन को बनाना जाना था, जो कि संवैधानिक विकास को चेक करना था कि वो सही से वर्क हो रहा है कि नहीं। लेकिन वो जो कमीशन था वो 2-3 साल पहले ही बन गई थी, 1927-28 में आई थी साइमन कमीशन, और उनका भारत में बहुत विद्रोह हुआ था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 जो है उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उनकी विशेषताएं, जो मुख्य मतलब हो सकता है कि उसमें जो पॉइंट्स थे उस वो चीज़ें आपको इसमें लिखना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। देखो दोस्तों, देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट, वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। तो आपको इसमें आंसर को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करके, थोड़ा डिटेल में करके अच्छे से ही लिखना होगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। और ये है हिस्ट्री, ये मेजर पेपर है, यहाँ आप इधर उधर की चीज़ें तो लिख नहीं सकते, आपको टू द पॉइंट लिखना है। फैक्ट्स जो जो होते हैं वही लिख सकते हैं आप इसमें। तो आपसे बस इतना है अनुरोध मेरा कि आप जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 5th नंबर क्वेश्चन, तो वो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। अब देखो दोस्तों, 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, फिर उसके बाद आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आपने पढ़ा है इसी में जो है वॉइसरे बना था, और फर्स्ट वॉइसरे भी इंडिया के लॉर्ड कैनिंग बने थे, और सेकेंड को इसमें कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का जो संवैधानिक ढांचा था, एक तरह से आप बोल सकते हैं भारत के जो संविधान है उसका जो मूल ढांचा आप बोल सकते हैं वो यहीं से तय किया गया था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इसी अधिनियम से ली गई है। इसीलिए इस अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि क्या क्या लाया गए भारत में, कौन कौन सी नई चीज़ें आई, वो सब भी आपको इसमें पढ़ना है। तो आप इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखें, टू द पॉइंट ही लिखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, उद्देश्य, आपका जो विषय मतलब ये जो नियम आए उनकी अच्छी बातें होंगी, उनकी विशेषताएं होंगी, वो आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें जो आपका सेमेस्टर 4 मेजर 6 हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट बन रहा है, वो है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। देखो भाई, आपने 1909 ये आपने पढ़ा मॉर्ले मिंटो सुधार, फिर आपने पढ़ा 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर आपने पढ़ा 1935 जो कि है भारत अधिनियम 1935, ठीक है। तो आपने 3 पढ़े, उसके बाद 1935 के बाद जो अधिनियम आएगा था वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत भारत का जो विभाजन हुआ था उस समय, जो विभाजन हुआ 1947 में, तो क्या क्या उसकी जो मुख्य प्रावधान थे, प्रोविजंस क्या क्या थे, वो आपको बेसिकली इसमें लिखना है कि क्या क्या कंडीशंस बने, क्या क्या नियम बने नए नए, वो सब आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट बन रहा है आपका, कि संविधान सभा के निर्माण और उसकी भूमिका पर चर्चा करें। देखो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा एक था क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में ये था कि उसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स नामक एक व्यक्ति थे जो भारत आए थे जब वर्ल्ड वार चल रहा था इंडिया में, वर्ल्ड वार, ठीक है। तो उस समय क्या था कि
ब्रिटिशर्स को इंडियन का मतलब जो होता है कॉपरेशन, मतलब कि आपको भारतीय लोगों की सहायता चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों को ये लालच दिया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का अ, मतलब ये देंगे, डोमिनियन स्टेटस। एक तरह से आप बोल सकते हो कि आज़ादी, बट पूरा तरीके से नहीं। पूरा जो कंट्रोल, मेन कंट्रोल वो ब्रिटिशर्स के ही हाथ में रहेगा। तो इसका विरोध किया भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने। इसे नेहरू जी ने तो पोस्ट डेटेड चेक भी कह दिया। एक ने तो बोल दिया कि ये ऐसा चेक है जो एक इंसॉल्वेंट बैंक के ऊपर दिया जा रहा है। उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, 3 व्यक्ति थे जो 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 अब कैबिनेट मिशन था उसका जो नेतृत्व है, कि उसका मुख्य नेतृत्व वो थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। और उसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और एक और व्यक्ति थे, मैं थोड़ा नाम बोल रहा हूँ, बट 3 व्यक्ति टोटल थे। उन्होंने ही संविधान सभा का निर्माण का जो होता है वो वहाँ पे रखा था। और भारतीय से बात करें तो जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने इसकी मांग की थी। तो आप वो सब चीज़ों को इस पर लिखें कि संविधान सभा के निर्माण और उसकी भूमिका पर चर्चा करें। ये आपका हो गया 7th नंबर क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, मैंने सिलेबस को देखते हुए, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस को पिक किए हैं और ये सब क्वेश्चंस के आपके एग्ज़ाम में आने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब क्वेश्चन को हल्के में ना लें कि अरे ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ना, हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि वहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये सब क्वेश्चन मैच होंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से ही तैयार करके एग्जामिनेशन पे जाएँ, ताकि आपको अगर वहाँ क्वेश्चन ये सब दिखे तो आप कॉन्फिडेंस से और अच्छे तरीके से लिख पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो वो है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। अब आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान तो आप सबने पढ़ा है, तो उनकी क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख जो विशेषताएं हैं। वैसे विशेषताएं तो बहुत है कि भारतीय संविधान में हम लोगों के पास मौलिक अधिकार होते हैं, डीपीएसपी हो गए, और भी बहुत सारे कि हम लोग अगर कुछ राइट्स है जिसका हनन अगर हो रहा है, मतलब कि कोई राइट्स का हम लोग वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके लिए अलग अलग आर्टिकल से, हाई कोर्ट है उसके लिए आर्टिकल से, आर्टिकल 32 आप जो बोलते हैं कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं, वो हो गई। और उसके ही तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स जारी कर देते हैं, रिट्स जारी करते हैं कि अगर आपका मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है तो आप उसके थ्रू रिट्स जारी कर सकते हैं। यही अधिकार भारतीय जो हाई कोर्ट है उनको है आर्टिकल 226 के तहत। तो ये सब चीज़ें आप है भारतीय संविधान की। और भी प्रमुख मतलब और भी विशेषताएं हैं, बट आप इसमें अगर ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिलता है तो आप इसमें 10 to 15 पॉइंट्स आराम से लिखें। उसके पहले भारतीय संविधान की थोड़ी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कैसा संविधान है, इंडिया को क्या उसमें फेडरल क्वासी फेडरल ऐसा बताया गया है, हमारा संविधान है वो संशोधनीय है, कि इसमें अगर कोई चीज़ें हैं जो हमें लगती है कि संशोधन युक्त हैं तो हम लोग इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो संविधान है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़, अलग अलग संविधान से, ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान सिर्फ एक है, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से लिया गया। जैसे हमारा मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया, इमरजेंसी का प्रोविज़न है हमारे संविधान में जो कि जर्मनी हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया, प्रियम्बल है हमारा भाई संविधान में, मतलब प्रियम्बल है। ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। वैसे विशेषताएं तो इसकी बहुत है, आप लोग में से भी बहुत है स्टूडेंट जो अच्छे से जानते हैं भारतीय संविधान। ये तो हमारा मूल हो गया, मतलब एक तरह से बेसिक, ये तो सबको पता होती है भारतीय संविधान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो जो इम्पोर्टेंट बन रहा है आपका मेजर 6 हिस्ट्री सेमेस्टर 4 के लिए, वो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की उपलब्धियां और स्थायी बंदोबस्त की नीतियों का विश्लेषण करें। देखो दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस आप जानते हैं वॉइसरॉय थे। तो वो जब इंडिया आए, ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें, मतलब कि अलग अलग प्रावधान लाए। तो उनमें से आप उनको कौन कौन सी उपलब्धियां मिली, ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट बन रहा है। और
स्थायी बंदोबस्त, जब ज़मींदारी सिस्टम चल रही थी भारत में, तो उस समय एक ऐसा नियम था कि ज़मींदार बोली लगता था कि कौन सा ज़मींदार जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देगा भारत सरकार को, माने ये ब्रिटिशर्स को, उनको ही मिल जाता था अधिकार कि वो ही यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, रेंट कलेक्ट कर सकते हैं ज़मीन का फार्मर से। ठीक है, तो इस चीज़ को हटा, इसमें क्या होता था कि क्या बहुत सारे इसके नुकसान देखने को मिले, तो इसी चीज़ को हटाने के लिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हिंदी में स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, वो लाए। उसके तहत क्या था कि एक ज़मींदार को चुना गया जो कि ये करेंगे कलेक्शन, जो रेवेन्यू है, रेंट है, उसका कलेक्शन करेंगे। ठीक है, और उसका एक फ़िक्स हिस्सा, मतलब कि 10/11 हिस्सा जो है वो ब्रिटिशर्स को देंगे और 1/11 भाग जो है वो अपने पास रखेंगे। इससे क्या होगा कि ब्रिटिशर्स जो है उनको जो चाहिए, मतलब रेंट जो है, रेवेन्यू कलेक्शन, वो तो उनका चलता ही आ रहा है। बाकी जो 1/11 भाग है वो ज़मींदार अपने पास रख रहे हैं कि ज़मींदार का भी थोड़ा फ़ायदा हो और इसमें, लेकिन इसमें जो फार्मर्स का ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस होने लगा, मतलब उनका शोषण होने लगा। और अगर बोला जाए तो इसमें क्या था कि जो भी कलेक्ट करने वाले थे रेवेन्यू, उन्होंने सोचा कि मैं भी अपना प्रॉफिट करूं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन्होंने भी अलग अलग नीतियां अपनाने लगे। और इसमें भी इसमें ऐसे ऐसे नीतियां थी कि जिनसे नुकसान ही सिर्फ था कि मतलब कि किसान वर्ग को बहुत ज़्यादा शोषण सहना पड़ा, इसलिए इसको भी हटा के दूसरा लाया गया था। इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट के बाद रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, महलवाड़ी सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो वो है इम्पॉर्टेंट, जो आपका बन रहा है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि लॉर्ड वेलेस्ली और वॉरेन हेस्टिंग की नीतियों की तुलना करें। जो लॉर्ड वेलेस्ली थे और वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उनकी जो नीतियां थी उनको तुलना करें, मतलब इनकी, लॉर्ड वेलेस्ली की नीतियां और वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियां, इन दोनों की नीतियां को सेपरेटली अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की नीतियाँ, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की नीतियाँ आप लिख दीजिए आंसर में, फिर वही पैराग्राफ चेंज करके वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियाँ उनको लिख दीजिए। तो इस तरह से भी आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टोटल 10 क्वेश्चन इसमें, देखो भाई मैंने शुरू अगर फर्स्ट से बात किया जाए तो सारे क्वेश्चंस मैंने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट थे, देखो सेमेस्टर 4 मेजर 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर टोटल क्वेश्चन 1 से बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन गैस प्रोवाइड किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ये आपके इसी के अंदर से आएंगे। आपसे बस इतना अनुरोध है कि आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी आपको अगर आंसर ढूंढने में तकलीफ़ हो रही होगी कि ये इनका आंसर थोड़ा अच्छे से एलोबरेटली मतलब लिख के या फिर हैंड रिटेंस, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इनका आंसर भी अपलोड कर दीजिए। बाकी अपडेट्स के लिए इसी चैनल पर बने रहिए। वीडियो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं मैं सारे इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हिस्ट्री का सिर्फ एक मेजर 6 हुआ है, मेजर 7 मेजर 8 बाकी है, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपडेटेड रहें। बाकी इसका जो, अगर आप क्वेश्चन तो ऐसे देख लीजिए, मैं एक एक करके ऊपर करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कमेंट में सब पीडीएफ ही डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और आपको आंसर्स भी इनके मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बस अपनी तैयारी को बनाए रखें और अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और बने रहिए चैनल पे, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।